नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में अपन क्या नाम से मिसलेनियस टॉपिक भी ले चुके हैं, बैटरी से संबंधित, बैटरी से विच्छेदित। इसके अलावा अपन ने थोड़ा बहुत जो न्यूमेरिकल एडजस्ट हो सका वो भी अपन ने उस दौरान लिया है। क्लियर सर? अब अपने को आज से नया टॉपिक लेना है वापस। अभी अपन संधारित्र में ही हैं, नया टॉपिक उस संधारित्र में नया टॉपिक लेना है। स्थिति ऊर्जा वगैरह ये सब अपन निकाल चुके हैं, बस अब लिमिटेड टॉपिक बचे। अब ज्यादा टॉपिक्स इस धारिता वाले पार्ट में, यूं कहते हैं स्थिर विद्युत की वाले पार्ट में, अब टॉपिक के नाम पर बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है। हाँ, ये जरूर है एक न्यूमेरिकल सेशन लेना है, वो मैनेज कर लेंगे, या फिर मैं बीच बीच में इसमें साथ में न्यूमेरिकल डाल ही रहा हूं, है ना साहब? तो सब अब आज अपने को लेना है आवेशित चालक या आवेशित संधारित्र को जोड़ने पर आवेश का पुनर्वितरण। मैं पुनः समझा दूं कि मैंने आपसे लास्ट टॉपिक में भी कहा था, यानी लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि कुछ टॉपिक कॉमन हैं। जैसे मैंने स्थिति ऊर्जा और एकत्रित ऊर्जा कैलकुलेट की थी, तो वहां स्थिति ऊर्जा और एकत्रित ऊर्जा के कैलकुलेशन के समय मैंने कहा था कि ये जो फॉर्मूले बन रहे हैं, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, U बराबर हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, या U बराबर हाफ QV, ये चालक के लिए भी लागू हैं और संधारित्र के लिए भी लागू हैं। एग्जैक्टली यहां भी मैं यही समझा रहा हूं कि आवेशित चालकों को जोड़ने पर या आवेशित संधारित्रों को जोड़ने पर, है ना? तो मैं पहले तो लिख देता हूं ताकि फिर मेरे को बार बार लिखना पड़ेगा। आवेशित चालकों ऑब्लिक आवेशित संधारित्रों को जोड़ने पर आवेश का पुनर्वितरण। क्लियर सब? तो मैंने पूरा टॉपिक लिख दिया कि अपन जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं उस लेक्चर में आवेशित चालक भी या आवेशित संधारित्र, है ना, दोनों को जोड़ेंगे, चालक को चालक से या संधारित्र को संधारित्र से। जब इन्हें जोड़ते हैं तो आवेश का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्थानांतरण होता है। बॉडी यहां पर मैंने आपसे कह रखा है, वो चालक भी हो सकती है, वो संधारित्र भी हो सकती है। ये बार बार बोलने की मेरी आदत है, लेकिन मैंने अब लिख भी दिया है ना, कॉमन टॉपिक है। अब आवेश के इस पुनर्वितरण में आपको एक बार के लिए लगेगा कि टॉपिक कैसा टॉपिक हुआ, तो इसके साथ एक न्यूमेरिकल अटैच कर देंगे ताकि आपको लग जाए कि हाँ टॉपिक था ये। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चे को केवल एक्सप्लेन करने के लिए होती हैं, तो ये वास्तव में कोई टॉपिक नहीं है, ये बस आपको एक तरीका बताया जा रहा है कि जब चालक जोड़ेंगे या संधारित्र जोड़ेंगे तो आवेश का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है दोनों के बीच में, उसका विश्लेषण कैसे करना है। तो ये टॉपिक उस विश्लेषण को बताता है। तो एकाएक जब ये टॉपिक क्लोज होगा तो आपको भी नहीं लगेगा कि टॉपिक क्लोज हो गया क्या। तो मैं पहले से सारी भूमिका तैयार कर रहा हूं कि ये एक एनालिसिस है। जब आप आवेशित चालकों को जोड़ेंगे या संधारित्रों को जोड़ेंगे उस समय ये विश्लेषण काम आएगा। ठीक है साहब? तो साहब ये मैंने आवेशित चालक ले लिए A और B। दो बातें आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, चालक गोलाकार हो ये जरूरी नहीं है। वो चित्र बना दिया, उससे आप न समझें कि गोलाकार ही लेने थे। किसी भी आकार के आप चालक ले लो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। एक को A नाम दे दिया, एक को B नाम दे दिया। A की धारिता C1 है और B की धारिता C2 है। A पर आवेश Q1 है और B पर आवेश Q2 है। A पर विभव V1 है और B पर विभव V2 है। हाँ, ये जरूर है। अभी ये दोनों एक दूसरे से
आइसोलेटेड हैं, अभी मैंने इनको जोड़ा ही नहीं है, ठीक है, जोड़ने की बाद में करूंगा। तो सब ये दोनों आइसोलेटेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। धारिता के सूत्र से चालक ए व चालक बी पर आवेश है ना, तो धारिता के सूत्र से चालक ए पर आवेश Q1 बराबर C1V1 व Q2 बराबर C2V2। ये सब धारिता के सूत्र से मैंने ए पर आवेश बता दिया और बी पर आवेश बता दिया, दोनों का किसी प्रकार का अभी कोई कनेक्शन है ही नहीं, ठीक है। कुल आवेश, तो कुल आवेश देखे साहब कितना हुआ Q, अब इस कुल आवेश को मैं Q डैश बोल देता हूं ना, Q बराबर Q1 प्लस Q2 यानी C1V1 प्लस C2V2। चलो साहब, ये तो चालकों को जोड़ने से पहले, ठीक है ना, तो जोड़ने से पहले तो कुछ करिश्मा होना ही नहीं है, तो आप भी और मैं भी दोनों ही, अभी तो कोई अचरज में जाने वाली बात है ही नहीं, अभी तो दोनों आइसोलेट हैं। अब बात समझो है ना, अब जोड़ने के बाद है ना, जोड़ने के बाद, इसका मतलब ऊपर वाला जोड़ने से पहले की घटना है। चलो सब, अब आपने क्या किया, ए और बी जिनकी धारिताएं C1 और C2 हैं, इन्हें नगण्य धारिता के तार से जोड़ दिया। आप तार से मत दो, डायरेक्ट टच करा दो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। पर ये नगण्य कहने का मतलब ये है कि यहां पर बाहर से कोई चालक नहीं आता हुआ माना जाएगा। इससे मैंने चालक जो था, धारिता किसी की नगण्य होती नहीं, लेकिन अपन ने लिख दी कि नगण्य धारिता के तार से जोड़ दिया, इसका मतलब आप समझ जाओ कि ए और बी को टच करा दिया, है ना। अब ध्यान से सुने, क्योंकि जो घटना पढ़नी थी वो अभी है, वो तो जोड़ने से पहले की घटना है ना। तो जब आवेशित चालकों को नगण्य धारिता के तार द्वारा या सीधे हम स्पर्श करा देते हैं, तो स्वतः, अब ये लाइनें सुनना आप ध्यान से, लिख भी सकते हो आप, तो आवेश स्वतः उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगा। दोबारा इस बात को सुने, स्वतः पर विशेष आपका मैं ध्यान चाहूंगा, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा विषय। तो जब आवेशित चालकों को तार द्वारा नगण्य धारिता के या हम डायरेक्ट टच करा देते हैं, तो स्वतः आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक गमन करता है जब तक कि चालकों के विभव समान नहीं हो जावे। इस समान विभव को हम उभयनिष्ठ यानी कॉमन वोल्टेज कैपिटल V से दर्शा देंगे। तो सब जोड़ा हमने, जोड़ेंगे तो आवेश तब तक बहेगा जब तक विभव समान नहीं हो जावे। उभयनिष्ठ विभव अपन ने मान लिया V, अब इक्वल हो गया, क्योंकि आपने बीच में किससे कनेक्शन दिखा रखा है, तार से, तो अब आप V1 V2 लिख ही नहीं सकते, उस समय लिख सकते हो, है ना। अब क्या है कि हमें ये तो बताया नहीं जा रहा कि V1 बड़ा है या V2 बड़ा है। अभी जैसे आपको कोई बता देता कि V1 बड़ा है, तो आप समझ जाते आवेश A से B की ओर गया है। अगर मैं बता देता कि V2 बड़ा है, तो आप समझ जाते आवेश B से A की तरफ आया होगा, क्योंकि अपन ने विभव जब पढ़ा था या विभव का भौतिक महत्व जब पढ़ा था, तो साफ कहा था कि साहब आवेशित चालकों को जोड़ने पर धन आवेश का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर और ऋण का प्रवाह निम्न से उच्च विभव की ओर होता है। लेकिन यहां तो आपको यह बताया नहीं जा रहा है कि V1 बड़ा या V2 बड़ा, तो हम कयास ही लगा सकते हैं कि या तो आवेश A से B गया है या B से A आया है, हमें क्योंकि यह पता नहीं है कि V1 और V2 में से कौन अधिक है। तो
तो साहब कुल मिलाकर आवेश का तो स्थानांतरण हुआ है, चाहे वो ए से भी हो चाहे बी से हो, क्योंकि V1 V2 के मान न होने के कारण फाइनल नहीं हो पा रहा। जब आवेश का स्थानांतरण हुआ है तो अब आवेश को मैं Q1 तो कैसे लिख दूं और मैं Q2 कैसे लिख दूं? तो साहब अब मैंने मान लिया इस पर आवेश Q1 डैश और इस पर आवेश मान लिया Q2 डैश। अभी मुझे ये पता नहीं है कि Q1 डैश अधिक है या Q2 डैश अधिक है, क्योंकि हमारे को टॉपिक में ये नहीं दिया जा रहा कि इन दोनों में से किसका विभव अधिक था। अगर बता देते कि V1 बड़ा है तो मैं समझ जाता आवेश जोड़ने पर ए से कहां चला गया होगा, B, और ए से B चला गया होगा तो Q डैश घट गया, किससे, Q1 से, क्योंकि मान लो ये 100 माइक्रोकूलाम रहा और 25 माइक्रोकूलाम उधर चला गया तो 75 ही हुआ है ना। ये अपन विभव के पता न होने के कारण कह नहीं सकते कि विभव बड़ा है या विभव आवेश बड़ा है या घटा है। अब जोड़ने के बाद आवेश Q1 डैश और आवेश Q2 डैश आप बता दो तो अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपन कह रहे हैं संधारित्रों को जोड़ने पर आवेश का पुनर्वितरण। तो पुनर्वितरण तो पता पड़ जाएगा ना भाई, जैसे Q1 डैश बताते पुनर्वितरण पता पड़, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कह दिया ये 100 माइक्रोकूलाम है और ये 125 माइक्रोकूलाम है फॉर एग्जांपल, अभी मैं मिटा दूंगा ना। अब वितरण हुआ, Q1 डैश बता दो, मान लीजिए Q1 डैश बता दिया मैंने 75 माइक्रोकूलाम। बस जैसे मैं 75 माइक्रोकूलाम कहूंगा तो आप समझ गए होंगे, पहले 100 था अब कितना रह गया 75, तो इतना कितना गायब हो गया 25 माइक्रोकूलाम, तो 25 माइक्रोकूलाम किधर चला गया, इस पे चला गया, इसका 125 के बजाय अब कितना हो गया 150। तो Q1 डैश बताते ही पता पड़ गया आवेश का पुनर्वितरण। इसी प्रकार मान लीजिए आप मेरे को Q1 डैश नहीं बताते, मत बताओ, चलो मुझे आप Q2 डैश ही बता दो। जैसे आपने कहा Q2 डैश इज इक्वल टू 50 माइक्रोकूलाम, मैं खुद समझ जाऊंगा। पहले कितना था 125 माइक्रोकूलाम, अब कितना रह गया 50 माइक्रोकूलाम, तो कितना चला गया 75, 75 चला गया, तो इधर कितना हो गया 175 माइक्रोकूलाम। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जोड़ने के बाद मुझे आप या तो Q1 डैश बता दो या मुझे Q2 डैश बता दो। जब आप मेरे को Q1 डैश और Q2 डैश बता दोगे तो स्वाभाविक है मुझे मेरा टॉपिक खत्म हो जाता है। तो यही मैं आपको शुरू में कह रहा था कि इस टॉपिक में सबसे बड़ी समस्या यह है कि टॉपिक ही खत्म होने लग गया, आपको बात समझ में इसलिए न्यूमेरिकल डालना जरूरी हो जाता है ना। तो हाथों हाथ में छोटी सी चीज डाल दूंगा ताकि आपको समझ। तो जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभवांतर, इसको कहते हैं कॉमन वोल्टेज, मतलब उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव कैपिटल V हो दायता, तो ठीक है, इसकी C1 थी, इसकी C2 है, वही बाद में है। तो दायता के सूत्र से Q1 डैश बराबर C1V व Q2 डैश बराबर C2V, ठीक है ना। चलो सब यही करना था अपने को कि Q1 डैश निकालना था और Q2 डैश निकालना, लेकिन अब एक चक्कर पड़ गया। क्या चक्कर पड़ गया वो देखो ध्यान से। ये चक्कर पड़ गया कि V उभयनिष्ठ विभव क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि V नहीं आएगा तो Q1 डैश नहीं आएगा, Q1 डैश नहीं आएगा तो पुनर्वितरण का पता ही नहीं पड़ेगा।
इसी प्रकार V पता नहीं होगा तो Q2 डैश का पता नहीं पड़ेगा, और Q2 डैश का पता नहीं पड़ा तो पुनर्वितरण का पता पड़ेगा ही नहीं। तो सब V कैसे पता करें? चलो सब ऐसा करते हैं, अभी भी देखा कुल आवेश निकालते हैं अपन। कुल आवेश कितना लिख दें? Q डबल डैश लिख दें, वहां भी लिखा था अपन ने Q1 डैश प्लस Q2 डैश C1V C2V, तो C1 प्लस C2V कॉमन आ गया। समीकरण 4। अब सब अपना मोटिव है केवल V का पता करना, तो सब 2 और समीकरण 4 से आवेश संरक्षण के नियम से आवेश जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद समान होना चाहिए। तो सब सीधी सीधी बात, आवेश संरक्षण से, ठीक है ना, आवेश संरक्षण से जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद, अतः या इसलिए उभयनिष्ठ विभव कितना? Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, मतलब कुल आवेश बटा कुल धारिता। तो साहब इससे आप कैपिटल V निकाल लो। इसका हालांकि एक और तरीका है, इसको क्लोज कर दूं पहले, फिर मैं दूसरे तरीकों को भी बता देता हूं, है ना। दूसरा तरीका क्या? Q1 और Q2 का मान रख दो आप। ये जैसे आपने लिखा है Q1 प्लस Q2, तो Q1 Q2 का मान रख दो, ये V आ जाएगा। Q1 का मान C1V1, Q2 का मान C2V2, तो ऐसे रख दो C1V1 प्लस C2V2, कुल धारिता C1 प्लस C2। तो साहब आपके पास एक मेथड तो ये है और एक मेथड ये है ना। 2 मेथड हैं उभयनिष्ठ विभव कैपिटल V ज्ञात करने के। आप दोनों में से जो भी आपको न्यूमेरिकल में दे रखा है, आपको सेकंड वाला सूट करता है तो वो लो, फर्स्ट वाला सूट करता है तो वो लो, लेकिन V निकालो। इस V को निकाल के कहां रख देना? यहां रख देना। यहां रखते Q2 डैश आ जाएगा, यहां रख दोगे तो Q1 डैश आ जाएगा। और ये मैं पहले बता ही चुका हूं या समझा ही चुका हूं कि जैसे ही Q1 डैश आ जाए या Q2 डैश आ जाए तो हमें पता पड़ जाता है कि पुनर्वितरण यानी चालकों के बीच में आवेश का वितरण कैसे हुआ। तो ये टॉपिक तो क्लोज हो गया। लेकिन अब मैंने आपको बताया था ना, इससे के बजाय इसको एक न्यूमेरिकल के जरिए मैं समझाता हूं। तो एक न्यूमेरिकल कराता हूं, फिर मेरे को टॉपिक लेना है, फिर मैं दूसरा न्यूमेरिकल कराऊंगा डिटेल में, तो आपको उससे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिलहाल एक छोटा सा न्यूमेरिकल है ना, क्वेश्चन वो समझाने के लिए। 2 माइक्रोफेरेड धारिता यानी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फेरेड धारिता का एक संधारित्र 150 वोल्ट विभवांतर पर आवेशित है। चलो ठीक है साहब। प्रश्न कह रहा है एक संधारित्र है जिसकी धारिता 2 माइक्रोफेरेड है और वो 150 वोल्ट विभवांतर पर आवेशित है। इससे 1 माइक्रोफेरेड धारिता यानी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फेरेड वाले निरावेशित संधारित्र से जोड़ रहे हैं। निरावेशित, ठीक है सब। तो 2 संधारित्र हो गए, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, है ना। पहला वाला संधारित्र आवेशित है ना, उसका विभवांतर भी लिख रखा है। दूसरा वाला निरावेशित, इन दोनों को जोड़ दें तो जोड़ने के बाद प्रत्येक पर आवेश का मान बताओ। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल समझा। देखा, जोड़ने से पहले देखें, जोड़ने से पहले आप C1V1 प्लस C2V2 बोलेंगे। C2V2 तो 0 दिख रहा है आपको। C1V1 कितना? 2 10 की पावर माइनस 6 और 150
यानी 300 इंटू 10⁻⁻6 तो कितना हुआ 300 माइक्रो कूलम। ये ऐसे ही मैंने आपको जानकारी बतौर बता दिया। आप बहुत इनिशियल लेवल पे कर देखें तो बड़ा मजा आएगा आप। तो साहब जोड़ने से पहले तो पहले संधारित्र के पास आवेश था 300 माइक्रो कूलम, दूसरे के पास तो 0 है, क्योंकि C2V2 तो आप क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब जोड़ने के बाद इसने पूछा प्रत्येक पर आवेश। अब आपको मैंने बता रखा है कि पहले उभयनिष्ठ विभव निकालना पड़ेगा। जोड़ने के बाद कोई भी फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है तो पहले ध्यान रखना कॉमन वोल्टेज निकालो, उससे बाद कैलकुलेशन चालू करो। तो पहले साहब कॉमन विभव निकालें, उभयनिष्ठ विभव। अब क्या है अपने पास यहां पर C1V1 वाला प्रोग्राम लग जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1V1 तो ये अपने को दिख ही गया 2 इंटू 10⁻⁻6, V1 का मतलब 150, C2V2 बटा 0, C1 प्लस C2 2 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड तो 3 माइक्रोफेरेड हो गए है ना। तो सब उभयनिष्ठ विभव कितना आ गया 300 वोल्ट, क्योंकि ये 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कट ही जाएगा, 150 100 आया साहब है ना, क्योंकि 300 तो वो ऊपर हो रहा है तो अपॉन में डिवाइडेड बाय 3 तो 150 इंटू 2 300 अपॉन 3 यानी 100 वोल्ट। कॉमन वोल्टेज पता पड़ गया। अब कॉमन वोल्टेज के बाद कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो साहब, इसलिए पहले वाले पर आवेश Q1 डैश बराबर C1 कितना C1V 2 इंटू 10⁻⁻6, V का मान कॉमन वोल्टेज कितना 100 तो कितना हुआ 200 इंटू 10⁻⁻6 यानी 200 माइक्रो कूलम। पहले तो इसके पास कितना था 300 माइक्रो कूलम था, अब कितना रह गया 200। आवेश संरक्षण के अनुसार न तो आवेश की उत्पत्ति संभव नहीं उसका विनाश कर सकते, तो 100 कहां गया 100 इसके पास चला गया। सब देख लो, दिखा देता हूं Q2 डैश C2V। जोड़ने के बाद मैं आपको ये भी ध्यान दिला दूं कि कहीं आप भूल मत जाना, जोड़ने के बाद फॉर्मूले लगे, ये जोड़ने के बाद C2V C1V है ना, फिर V का अपन ने पता किया है ना, तो आप ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब देखा सेकंड वाले पे देखें तो दायता 1 इंटू 10⁻⁻6, कॉमन वोल्टेज 100 यानी 100 इंटू 10⁻⁻6 तो कितना हुआ 100 माइक्रो कूलम। रहा तो टोटल अभी भी 300 और पहले भी 300। आवेश की न तो उत्पत्ति संभव नहीं विनाश कर सकते, लेकिन जोड़ने के बाद पहले वाले संधारित्र ने अपना 100 माइक्रो कूलम आवेश दूसरे वाले संधारित्र को दे दिया और खुद पर उस पर रह गया 300 का 200। पहले उस पर कितना था 300, अब उस पर रह गया 200 और 100 दूसरे पे चला गया। तो ये न्यूमेरिकल से मैंने समझा दिया कि वो टॉपिक था, लेकिन आप उसको टॉपिक की तरह न माने, वो एक विश्लेषण है। आवेशित चालकों को या आवेशित संधारित्रों को जोड़ने पर आवेश का रीडिस्ट्रीब्यूशन बताने का वह कार्य करता है। चलो सब है ना। अब अगला अपन टॉपिक लेते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर से बताया था कि जब हम ऊर्जा स्रोत के द्वारा किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश देने की या प्रदान करने की प्रक्रिया में ऊर्जा की हानि निश्चित है ना। वो आप पिछले लेक्चर में देखना, सेल QV कार्य करता है जबकि चालक के पास संचय है हाफ QV, तो हाफ QV तो गायब हो गया, मतलब लॉस हुआ। यही चीज अब आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं। अगर आप वहां भी सुनेंगे उस पिछले वाले लेक्चर को वापस, तो वहां पे भी मैंने आपसे कहा था कि ये बात आगे टॉपिक के रूप में आनी है, तो बात टॉपिक के रूप में आपके सामने आ गई है। ऊर्जा हानि, पहले तो मैं आपको थ्योरेटिकली समझा देता हूं, थ्योरेटिकली सेटिस्फाई कर देता हूं कि ऊर्जा की हानि तो होनी ही थी,
ये सेटिस्फाई कर दो। कैसे होनी थी सब? जब हमने आवेशित चालकों को एक दूसरे से स्पर्श किया या नगण्य धारिता के तार से जोड़ दिया, तो स्वतः, मैंने आपको इस शब्द पे विशेष जोर देने का कहा था, तो स्वतः आवेश एक से दूसरे चालक की ओर गमन करता है। अर्थात आवेश के एक से दूसरे चालक की ओर गमन करने के लिए किसी बाह्य कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। बाहर से तो किसी को कार्य करने की जरूरत ही नहीं है। आवेश उच्च से निम्न विभव की ओर स्वतः गमन करेगा। तो इस प्रक्रिया में आवेश स्थानांतरण की इस प्रक्रिया में बाह्य कार्य अनुपस्थित है या बाह्य कार्य की आवश्यकता नहीं है। जब बाह्य कार्य की आवश्यकता नहीं है तो इसका मतलब यह कार्य खुद सिस्टम करता है, खुद निकाय करता है। और जब यह कार्य स्वयं निकाय ने किया तो निकाय की ऊर्जा में हानि निश्चित है, ये कार्य हम नहीं कर रहे। अभी आपको मैंने जो पिछला जो लेक्चर एंड हुआ था, उस पिछले लेक्चर के एंड में भी बैटरी से संबंधित और बैटरी से विच्छेदित में आपको दिखाया था कि बैटरी से जो विच्छेदित है उसकी स्थिति घट गई थी, U के बराबर U0/εr, और जो बैटरी से संबंधित था उसकी स्थिति बढ़ गई थी, क्योंकि संबंधित पे कार्य हुआ है और विच्छेदित पर कार्य नहीं हुआ, उसने खुद ने किया है। तो निकाय जब खुद कार्य करेगा तो उसकी ऊर्जा में हानि निश्चित है। तो एक फ्लो में फिर सुना देता हूं। जब आवेशित चालक व संधारित्र को टच कराते हैं या नगण्य धारिता के तार से जोड़ते हैं तो विभव के अंतर के कारण स्वतः आवेश एक से दूसरे चालक की ओर गमन करता है। आवेश के इस स्थानांतरण में बाह्य कर्मक यानी बाह्य कार्य की आवश्यकता नहीं है, अर्थात निकाय स्वयं कार्य करता है, और निकाय जब स्वयं कार्य करता है तो ऊर्जा की हानि निश्चित है। अब मैं इसको मैथमेटिकली आपको प्रूव करके दिखाता हूं, है ना। दो पार्ट ले लेते हैं, संधारित्रों को या चालकों, कॉमन टॉपिक है ना। तो चालकों को जोड़ने से पहले निकाय की कुल ऊर्जा, है ना। जब टॉपिक तो छोटा सा ही है पर थोड़ा लेंथ लेगा ये, इससे मैं थोड़ा बच के लिखने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। क्लियर। चालकों को जोड़ने से पहले निकाय की कुल ऊर्जा, तो U1 लिख देता हूं इससे पहले की हाफ C1 V1 स्क्वायर। अभी टॉपिक करके निपटे। जोड़ने से पहले विभव V1 V2 बोला था और धारिता, और दूसरे चालक की हाफ C2 V2 स्क्वायर। चलो सब जोड़ने से पहले एक बात बताऊं आपको, थोड़ा सा कुछ समझा भी करो आप। ये जो मैंने निकाली है ये कुल ऊर्जा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी तो मैंने जोड़ा ही नहीं है, तो इसमें क्यों लॉस प्रॉफिट देखोगे आप। तो जब मैंने भी जोड़ा ही नहीं है तो ये तो टोटल एनर्जी हुई, अभी इसमें लॉस का कोई सवाल नहीं उठता। अपन तो कहें जोड़ने के बाद, है ना। तो मैंने थ्योरी जब बोली तो उसमें जोड़ने के बाद बोला, तो इसमें मत देखना, ये तो फेयर है। अब जोड़ने के पश्चात, है ना। तो साहब चालकों को जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा, ठीक है ना। अब जो भी कुछ लॉसेस वगैरह होंगे वो इसमें मिलेंगे। कुल धारिता कितनी C1 प्लस C2 और कॉमन वोल्टेज V स्क्वायर, क्योंकि जोड़ने के बाद तो हाफ C1 V स्क्वायर और हाफ C2 V स्क्वायर। V तो कॉमन हो गया ना, तो मैं लिख दे C1 प्लस C2 V कॉमन हो गया, तो हाफ CV स्क्वायर ही लिखा। लेकिन आप ध्यान रखें
जोड़ने के बाद विभव अलग अलग नहीं लिख सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चालकों को आपने कनेक्ट कर दिया और उनके विभव अलग अलग, पॉसिबल ही नहीं है। तो देख लो आप, साफ है ना। तो C1V², हाफ C1V² हाफ C2V², तो दिखा दिया मैंने आपको, है ना। अब सब U2 हाफ C1 प्लस C2 कॉमन वोल्टेज, यानी मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूं, आप चालकों को जोड़ने के पश्चात कोई भी क्वेश्चन अराइज करे, पूछे, तो आप ध्यान रखना कि उसके लिए कॉमन वोल्टेज चाहिए ही चाहिए, इसके बिना काम पॉसिबल नहीं होगा। तो सब उभयनिष्ठ विभव के अपन ने फॉर्मूले निकाल रखे, C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर को ऐसा कर दें अपन, चलो एक बार तो ऐसे ही कर देते हैं ना, ये होल स्क्वायर। अब देखो एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, दो है ना, एक तो मैं होल स्क्वायर को कर देता हूं, देखो हाफ। अब ये C1 प्लस C2 तो कट गया, ऊपर वाले पार्ट को स्क्वायर कर दूं तो C1² V1² C2² V2² प्लस 2C1 C2 V1 V2। आप देख रहे होंगे ऊपर जो पद था उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। अब ये दो पद थे, स्क्वायर लग रहा है ना, तो ये दो थे, दो में से एक कट गया तो केवल एक ही बचा, C1 प्लस C2। अब सब मैंने आपसे कहा कि गड़बड़ अगर होगी तो इसमें तो नहीं है, ये तो टोटल एनर्जी है, गड़बड़ होगी तो इसमें होनी चाहिए, किसमें, U2 में, क्योंकि U2 आफ्टर कनेक्ट है, जोड़ने के बाद है। तो सब अपन देख लें ऊर्जा में परिवर्तन, है ना, परिवर्तन से पता पड़ जाएगा U1 माइनस U2। गड़बड़ इसमें होनी चाहिए, उसमें तो पॉसिबल, उसमें दूर देखने का प्रयास ही मत करो। U1 कितना, अब देखो हाफ तो यहां भी कॉमन आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो हाफ तो मैंने बाहर ले लेना है, ले लिया। उसमें देखे तो क्या बन रहा है, C1 V1², ये रहा, प्लस C2 V2², ये रहा। इसमें से लेस करो, ये लेस कर दो, हाफ हाफ तो कॉमन ले लिया, इसमें से जो लेस करना है वो मैं एक ब्रैकेट बना देता हूं पहले, C1² V1² प्लस C2² V2² प्लस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना। ऐसा देखो क्या उसको थोड़ी लेंथ जाएगी, क्योंकि अभी ये C1 से मल्टीप्लाई होगा, मैं करके दिखाता हूं आपको, डेल्टा U, है ना। अब थोड़ी सी लेंथ जाएगी, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा समेट के लिखूंगा ना। हाफ लिख ही दिया बाहर, ये रहा हाफ, ठीक है। C1 से पहले दोनों को गुणा करो, C1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C1² V1², ये हो गया सब मल्टी, प्लस C2 से इसको गुणा करो तो क्या लिखेंगे, प्लस C1 C2 V1²। तो इसको मैंने C1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, और अब इसको आ जाओ, इसको भी C1 से मल्टीप्लाई करो तो C1 C2 V2², ठीक है ना। इसको C2 से भी मल्टीप्लाई करो तो प्लस C2² V2²। तो सब ये C1 और C2 से मल्टीप्लाई, C1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर चुका, 2 पद, C2 से भी दोनों को मल्टीप्लाई कर चुका, 2 और 2 4 पद। चलो सब मैं पेन चेंज कर रहा हूं ताकि क्या आपको क्लियर दिखे। अब माइनस ये 3 पद ऊपर वाले 1 2 3 माइनस, है ना, C1 V1² माइनस लग रहा है, C1² V1², ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है तो इसको भी माइनस कर देगा, तो माइनस C2² V2², और ये वाला पद भी माइनस हो जाएगा, माइनस 2C1
C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब ये देखो यहां तो जो भी है ना, अब मैं अलग पेन से कैंसिल आउट कर देता हूं ताकि आपको हर चीज साफ देखे। ये देखो साहब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का कैंसिल दिख रहा है। ये C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस का और ये C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस का कैंसिल। अब जो पद बचे इसमें भी C1 C2 मिल रहा है कॉमन, इसमें भी C1 C2 मिल रहा है कॉमन और इसमें भी C1 C2 मिल रहा है। भाई 7 पद थे, 7 स्टेप थी, 7 में से 4 कैंसिल आउट हो चुकी है, 4 कैंसिल आउट हो चुकी है तो 3 बची है। अब इन 3 में डेल्टा U हाफ C1 C2 C1 प्लस C2, C1 C2 ऊपर कॉमन है, बटे में C1 प्लस C2 पड़ा वो ले लिया। अब क्या बचा V1 स्क्वायर एंड V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, यानी सीधी सीधी बात ऊर्जा में परिवर्तन यानी U1 माइनस U2 इज इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और ये आ गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब साहब इसी में आपकी बात का जवाब है ना, ऊर्जा में हानि हुई या नहीं। चलो सब देखो, जहां तक धारिताओं की बात है C1 C2 सदैव धनात्मक होती है, धारिता सदैव धनात्मक होती है। क्लियर? तो C1 C2 हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि V1 बड़ा हो V2, ये पॉसिबल है, या ये हो सकता है कि V2 बड़ा हो V1 से। तो ये तो साफ पॉजिटिव है, ये पार्ट तो पॉजिटिव है। इस पार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं अपन कि सब V1 ग्रेटर देन V2 पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है कि V2 ग्रेटर देन V1 हो, दोनों ही संभावना है। बट V1 माइनस V2 स्क्वायर तो सदैव धनात्मक ही होगा, चाहे V1 बड़ा हो चाहे V2 बड़ा। तो धारिताएं भी धनात्मक हैं, V1 माइनस V2 का स्क्वायर भी धनात्मक है। इसका मतलब क्लियर है कि डेल्टा U यानी U1 माइनस U2 ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव है तो स्वाभाविक है कि U2 U1 से कम है, यानी जोड़ने के बाद U2 और जोड़ने से पहले U1, यानी जोड़ने के बाद आवेशित चालकों को जोड़ने के बाद स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है। साफ दिख गया, सब बिल्कुल क्लियर, क्योंकि ये धनात्मक आ रहा है अंतर, तो U2 छोटा है U1 से, है ना। तो सब जब आवेशित चालकों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के पश्चात ऊर्जा U2 जोड़ने से पहले ऊर्जा U1 की तुलना में कम होती है। अर्थात आवेशित चालकों को जोड़ने की प्रक्रिया में ऊर्जा की हानि निश्चित है, उसमें किसी प्रकार की कोई आप चीज सोचो ही मत, उसमें सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर साहब, है ना। अब आप कहेंगे कि इसमें एक चीज कंसीडर नहीं करी, दिखाता हूं मैं आपको। आप कहेंगे कि V1 बराबर V2 भी तो हो सकता था। तो सब यदि ये भी देख लो, आप आपकी इच्छा भी पूरी कर देता हूं। यदि V1 बराबर V2 होता तो फिर V1 माइनस V2 स्क्वायर बराबर 0 होता, यानी U1 माइनस U2 बराबर 0 होता,
यानी U2 और U1 बराबर होता, फिर तो कोई हानि नहीं होगी। तो जब विभव समान है तो आवेश का स्थानांतरण ही नहीं हुआ, और जब आवेश का स्थानांतरण नहीं हुआ तो स्वाभाविक रूप से ऊर्जा की हानि होने वाली है ही नहीं, है ना। तो सब जब आपने समान विभव पर मान लिया तो समान विभव पर आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है, और आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है तो इस केस में ऊर्जा की हानि भी कैसे होगी? ऊर्जा की हानि तो तभी होती है ना जब आवेश का स्थानांतरण हो, और आवेश के स्थानांतरण के लिए जरूरी है कि विभव असमान हो, यानी या तो V1 बड़ा हो V2 से या V2 बड़ा हो V1 से। क्लियर सब? तो सब ये आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि निश्चित है, ऐसा मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया, है ना। अब आपको एक न्यूमेरिकल के जरिए अपन ये समझाएंगे कि सब दोनों बातें, एक तो आवेश का स्थानांतरण भी और इसके अलावा ऊर्जा की हानि भी, दोनों का कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। तो ऐसा न्यूमेरिकल तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, है ना, जिसमें अपन दोनों लेंगे। फिलहाल तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको संधारित्र का कराता हूं, बाकी एक कमिटमेंट है कि इस पर आधारित एक शानदार न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट, इसमें एक बात बहुत अच्छी भी रहती है, मैं आप ये मेरे को एडवाइस करना, मुझे ये जानकारी नहीं है, बच्चों से मिलेगी, है ना, कि आज टॉपिक करा दिया, उसका न्यूमेरिकल मैंने दूसरे लेक्चर में लिया, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो शायद बेटर रहता होगा का मतलब जैसे ठीक है कल वापस वही टॉपिक एक बार न्यूमेरिकल के जगह रिपीट हो रहा है, तो 2 दिन का उसका माहौल बना हुआ है ना। तो मुझे मेरे दिमाग में ऐसा सोच आया कि यार जरूरी नहीं है, जैसे होता तो ये कि साहब आज टॉपिक कराए, इसी के साथ आप न्यूमेरिकल ऐड कर दो सर, ठीक है। न्यूमेरिकल तो अगर मान लो स्पेस रहती है तो न्यूमेरिकल ऐड करते ही हैं, फिर आपका भी तो प्रॉब्लम है ना, आप कितने घंटे आप एक देखो ये आई कांटेक्ट है, आप खुद भी एक स्किन के समय कंटिन्यू बहुत लंबे समय तक नहीं बैठ पाते, तो हमारी भी मजबूरी है कि हमें 45 से 50-55 मिनट में खत्म करना होता है। हाँ, टॉपिक टूटे नहीं, इसलिए हम कई बार 1 घंटा भी डाल देते हैं। तो सब इसलिए मैं जो विस्तार में कराऊंगा वो तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आपको दोनों का मैं एक फर्स्ट क्लास न्यूमेरिकल दूंगा, जिसमें ऊर्जा हानि भी आ जाएगी और जोड़ने से आवेश का पुनर्वितरण भी आ जाएगा। अब इस चैप्टर में या ये स्थिर विद्युत की एंड की ओर है, अब इसमें कुछ टॉपिक नहीं बचे हैं, बस संधारित्रों का संयोजन और उसके न्यूमेरिकल, है ना, मतलब 2-3 लेक्चर और बचे हैं इसमें, ये खत्म हो जाए। इससे पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको समझा देता हूं, है ना, छोटा है, ज्यादा कोई खास नहीं। ये आपके एनसीईआरटी का है, न्यूमेरिकल नंबर 8 है ना, एनसीईआरटी का। ये कहता है पट्टिकाओं के बीच वायु ऑब्लिक निर्वात समांतर पट्टिका संधारित्र कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 6 × 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, है ना, सिंपल सा सवाल है ना। ये समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल दे दिया इसने। इनके बीच की दूरी 3 मिमी है, दूरी वास्तव में बहुत कम होती है, न्यूमेरिकल के जरिए ये बताना होता है हमें। बीच की दूरी 3 मिमी, मिलीमीटर का मतलब 3 × 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है ना। अब ये कहता है संधारित्र की धारिता बताओ, बता देंगे, सिंपल, ऐसी कोई खास बात नहीं। यदि इसे 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा। 2 क्वेश्चन पूछे सब, सिंपल। तो पहला क्वेश्चन तो इसका है कि संधारित्र की धारिता बताओ। समांतर प्लेट संधारित्र वैक्यूम में अपन जानते हैं ε0 A/d, ठीक है, फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल के जरिए फॉर्मूले याद कराने का एक तरीका होता है। तो सब C0 है ना, ε0 का मान तो अपन जानते हैं 8.85, तीसरा अंक लिखने की कोई जरूरत नहीं, -12। एरिया आपके इसने बता रखा है 6 × 10 की पावर -3, और इसके अलावा डिस्टेंस
3 मिलीमीटर, तो 3 10⁻³ तो सिंपल, ये तो कैंसिल होगा, ये 2 टाइम्स हो गया, तो यहां कैलकुलेशन तो सिंपल होगी साहब। 0 हासिल का 1, 8 दूनी 16, 1 17 का 7, ठीक है, और 16 1 17, देख लेना फिर भी आप, मैं तो यही समझता हूं कि यही होगा, है ना, 10⁻12 फैरड। इससे आप ये भी कह सकते हो 17.7 पिको फैरड, है ना, पिको फैरड ले 10⁻12 घात का नाम है, उस घात को अपन ये कह सकते हैं, है ना, जो मैंने दिखाया आपको, पिको फैरड। दूसरा इसने कहा सेकंड क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दें, 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दें, तो इसमें संचित आवेश का मान बताओ, है ना, तो Q = CV, अब 0 लिख दिया तो 0, है ना, यानी Q C0 तो अपन ने कैलकुलेट कर ही लिया, पिको मतलब 10⁻12, कितने वोल्ट का सप्लाई जोड़ा इससे, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट की आपने सप्लाई जोड़ दी, तो इसकी प्रत्येक प्लेट पर आवेश 17.7 × 10⁻⁻10 कूलाम। अगर अपन 1 0 इधर से ले लें, यानी इसको यूं लिख दें 1.77, 1 0 इधर से ले ली तो 10⁻⁹ कूलाम हो गया, इससे अपन लिख सकते हैं 1.77 नैनो कूलाम। 10⁻⁹ is a name of power, is known as 10⁻⁹। तो बच्चों ये तो एक सामान्य न्यूमेरिकल था। सामान्य न्यूमेरिकल तो फॉर्मूला रीमेमोराइज करवाने के लिए करते हैं, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में एक न्यूमेरिकल तो इस बात का जिसमें आवेश का पुनर्वितरण, एक बार और, एक तो मैं करा ही चुका हूं, एक बार तो मैंने करवा देना आपको आवेश के पुनर्वितरण का, है ना, और एक मुझे ऊर्जा हानि, वो भी ठीक है, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले में अपन ने देख ही रखा है, ऊर्जा हानि को ही देखा है अभी अपन ने, ऊर्जा की हानि का फॉर्मूला याद रख सको तो वो भी ठीक है, और नहीं याद रखो तो अपन ऊर्जा के सूत्र से पहले से वाकिफ है। ऊर्जा के 3 सूत्र हैं, हाफ CV², हाफ QV और हाफ Q²/C। तो अपने को देखा जाए तो फॉर्मूले वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, इससे काम चल जाएगा। एक मैंने आपसे ऊर्जा हानि तो खैर प्रूव कर ही दिया, है ना, इसके अलावा मैंने आपको जो बताया था आवेश के पुनर्वितरण, ये एक न्यूमेरिकल तो मैं बता चुका हूं पुनर्वितरण का, ये बस इसमें पुनर्वितरण में बता दिया, कॉमन वोल्टेज यानी उभयनिष्ठ विभव का ज्ञान होना आवश्यक है। तो सब कुल मिला के बात है कि आज इस एपिसोड को अपन यहीं क्लोज करते हैं, फिर सब नेक्स्ट लेक्चर में बाकी बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपने रेस्पॉन्स को ढंग से लिखें, आप अपने रेस्पॉन्स को लिखेंगे तो हम वीडियो को वो चीज लाएंगे जो आप कहते जाएंगे ना। थैंक यू अगेन, थैंक यू। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।